मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, मटेरियल मैनेजमेंट, पहले में मैं काफी देर से ये बोल रहा था। सॉरी, शुरू करते हैं जी। मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे कि मटेरियल मैनेजमेंट अपने नाम से वाकिफ है जी। मटेरियल की जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारी की सारी हमारी मॉड्यूल के अंदर होती है। तो मटेरियल की मैनेजमेंट हमारी कहाँ से शुरू होती है? हमारी इन्वेंट्री की जितनी मैनेजमेंट है, हमारी परचेजिंग, एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, फिजिकल इन्वेंट्री है। फिजिकल इन्वेंट्री ये वो चीज है जो कि हम स्टॉक टेकिंग जिसको बोलते हैं जी, मंथ एंड पे, ईयरली जो हमारी जो स्टॉक की रिकंसिलेशन होती है सिस्टम और फिजिकल के साथ, ये हमारी फिजिकल इन्वेंट्री का प्रोसेस है इसके अंदर, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। वैल्यूएशन, हमारी जितनी भी मटेरियल की वैल्यूएशन है वो सारी की सारी हमारी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर है। सर्विस मास्टर, सर्विस से रिलेटेड जितने भी हमारी हैं जी, सर्विस की प्रोक्योरमेंट, सर्विस की पेमेंट, वो सारी की सारी हमारी मटेरियल मैनेजमेंट में है। इनवॉइस वेरिफिकेशन, हमारी जितनी भी परचेज की इनवॉइसेस हैं वो सारी की सारी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। और प्रोडक्ट कैटलॉग्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स का हमारा एक सिनेरियो है जो कि हमारा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कवर्ड होगा। ये मेन फंक्शनैलिटीज हैं जो हम इस ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे, जो हमारा सेशन, कंप्लीट सेशन के अंदर होगा। तो अगर इसका ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू में है जी, इनोवेशन इन एस फॉर हाना कंपेयर टू ईआरपी इन मटेरियल मैनेजमेंट। दूसरा है जी एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कि एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिस तरह हमने एसडी को डिस्कस किया, एसडी के अंदर हमने उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किया कि क्लाइंट, कंपनी कोड और उसकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह एमएम का भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और एमएम का मास्टर डेटा भी अपना है। जिस तरह हमने एसडी के अंदर मास्टर डेटा बड़ा, इस तरह एमएम के अंदर इसका अपना मास्टर डेटा है। उसमें कस्टमर मास्टर था, इसके अंदर वेंडर मास्टर है। सप्लायर से जितने भी चीजें हम परचेज करेंगे वो उसके अंदर मास्टर डेटा के अंदर मटेरियल मास्टर है और हमारा वेंडर मास्टर है। इसके अलावा एमएम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, हमारा परचेज से लेके पेमेंट तक जो प्रोसेस है वो हम इस सेशन के अंदर करेंगे। ये कुछ इनोवेशंस हैं जो इसी सी। सर साहब, इसमें जो मटेरियल मास्टर हम ओपन करेंगे ये मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल रिलेटेड चीजें होंगी या जो ये इन प्रोसेस हमारा, यूज होती है। देखें, और जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमारे फिनिश गुड्स वगैरह जो या सेल आइटम जो थी वो हमारी जी जी वो जी, वहाँ पे ओपन होगी। उसी उसी तरफ आ रहा हूँ। असल में जी प्लीज। हमारा जितना भी मटेरियल मास्टर है, चाहे वो कोई फिनिश आइटम है, सेमी फिनिश आइटम है या रॉ मटेरियल है, ये सारे का सारा मटेरियल एमएम के अंदर ही आता है। एसडी को ये चीज जाके इंटीग्रेट होती है कि हमारा जो मटेरियल, फिनिश मटेरियल होगा वो ओपन एमएम के अंदर ही होना है। एसडी के अंदर कोई भी अलग से मटेरियल ओपन नहीं होता, वो एमएम के अंदर ही खुलता है और बाकी मटेरियल्स के अंदर जाके यूज होता है। तो हमारा फिनिश, सेमी फिनिश और रॉ मटेरियल, जितनी भी टाइप के मटेरियल्स हैं वो एमएम के अंदर ही ओपन होंगे। ऐसा नहीं है कि एमएम के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल्स होंगे और एसडी के अंदर हमारे फिनिश मटेरियल होंगे। तो मटेरियल, इस तरह जो हम वेंडर की बात कर रहे हैं कि वेंडर मास्टर डाटा इधर ओपन होगा, वो बेसिकली वो वही होगा जो बिजनेस पार्टनर हमने वहाँ पे ओपन किया है। उसी हाँ में हम बिजनेस पार्टनर ओपन करके उसके जो रोल है वो वेंडर कर देंगे। जी जी जी, बिजनेस पार्टनर एक ही होगा, उसको नीचे रोल अलग लग जाएंगे कि ये एज ए वेंडर भी है, एज ए कस्टमर भी है, तो दोनों लेजर उसके मेंटेन होते जाएंगे, तो दोनों के आपको अलग से उसके लेजर मिल जाएंगे। ये बिजनेस पार्टनर, और ये सिर्फ आपको जो ज्यादातर आपको एज पर हाना के अंदर मिलेगा, क्योंकि एज पर हाना के अंदर इस चीज को कंपलसरी कर दिया गया है। ईसीसी के अंदर भी ये फंक्शनैलिटी थी, लेकिन इस फंक्शनैलिटी को कुछ लोग यूज करते थे, कुछ लोग नहीं यूज करते थे इस जगह, इसलिए ईसीसी के अंदर हर जगह पे आपको बिजनेस पार्टनर का फंक्शन नहीं मिलेगा। जो जो क्लाइंट जहां पे एस फोर हाना चल रहा होगा वहां पे आपको बिजनेस पार्टनर मिलेगा, और जहां पे एसएपी ईसीसी चल रहा होगा वहां पे वेंडर और कस्टमर, दो अलग अलग चीजें आपको देखने में मिलेंगी। ठीक हो गया? जी ठीक। अच्छा, उसके बाद है जी एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एमएम का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे ऊपर हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किसी भी मॉड्यूल को लेंगे तो सबसे ऊपर आपका क्लाइंट ही आएगा। क्लाइंट के नीचे हमारा कंपनी कोड है। कंपनी कोड क्या है जी? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच यू कैन मेंटेन अ लीगल सेट ऑफ बुक्स।
जिसकी अपनी लीगल सेट ऑफ बुक्स होंगी वो हमारी एज ए कंपनी सिस्टम के अंदर ओपन होगी। और प्लांट के अंदर हमारा वो ऑपरेटिंग एरिया और ब्रांच विद इन अ कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन परचेजिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी, वो फिजिकली जगह जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन और परचेजिंग से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सारी की सारी प्लांट लेवल पे होती हैं। और इसके बाद अगर देखें स्टोरेज लोकेशन, तो स्टोरेज लोकेशन के अंदर अ, हमारे जो स्टॉक्स हैं, एक्चुअली जो फिजिकल स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे हमारे किसी न किसी स्टोरेज लोकेशन के ऊपर पड़े होते हैं। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है। तो सबसे ऊपर हमारे पास क्लाइंट है। तो क्लाइंट देखें, ग्लोबल बाइक का एक क्लाइंट है, और उस क्लाइंट के ऊपर मल्टीपल कंपनी कोड आप ओपन कर सकते हैं। इस यहाँ पे दो कंपनी कोड की एग्जांपल दी गई है, एक ग्लोबल बाइक है और एक ग्लोबल बाइक जर्मनी है। तो एक कंपनी कोड है, और हर कंपनी कोड के अपने प्लांट अलग से डिफाइन किए गए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो इस कंपनी के 3 प्लांट हैं, इस कंपनी के 2 प्लांट हैं। तो हमारा क्या, अगर हमने स्टॉक देखने हैं किसी प्लांट लेवल पे या कंपनी कोड लेवल पे, तो स्टॉक हमें कंपनी कोड लेवल पे भी मिलेंगे और प्लांट लेवल पे भी मिलेंगे। इसके अलावा हर प्लांट को डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन से के साथ स्टॉक को सेग्रीगेट किया गया कि आपने अगर 3 डिफरेंट जगह पे स्टॉक रखने हैं, 3 डिफरेंट किस्म के ट्रेडिंग गुड्स अलग रखनी है, फिनिश गुड्स अलग रखनी है, और आपने मिसलिनियस आइटम अलग रखनी है, तो आप डिफरेंट किस्म के स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। और स्टोर असाइन होते हैं प्लांट को, खुलते ही प्लांट के ऊपर है, जिसकी वजह से हर प्लांट के अपनी स्टोरेज लोकेशन अलग से सिस्टम के अंदर मैनेज हो रही होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की एक डायग्राम है, जिसकी वजह से जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हमारा जो का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एसएपी के अंदर किस तरह बनेगा। कंपनी कोड और प्लांट के अलावा यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक चीज इस्तेमाल होती है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आप द बाइंग एक्टिविटी ऑफ फॉर अ प्लांट टेक्स प्लेस, या हमारी जितनी भी परचेजिंग है वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो हो रही होती है। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारी डायरेक्टली असाइन टू कंपनी कोड होती है। और इस के अंदर रहते हुए हम डिफरेंट प्लांट की जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी मल्टीपल हो सकती है एक कंपनी कोड की। इस तरह परचेजिंग ग्रुप है। परचेजिंग ग्रुप क्या है कि अगर हमने परचेजिंग करनी है तो परचेजिंग के डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, कि एक ग्रुप जो है हमारा केमिकल परचेज कर रहा है, एक जनरल आइटम परचेज कर रहा है, तो एक्सेसरी परचेज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, परचेज के अंदर डिफरेंट परचेज के ग्रुप्स बना लेते हैं। कल को अगर हमें जो है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेनी हो कि हमारे पास कितने ग्रुप्स की अंदर परचेजिंग हो रही है, ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो सबसे नीचे कंपनी कोड है और उसके ऊपर प्लांट है। और ये प्लांट के सेंटर के अंदर आप देखें तो ये एरिया परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का है। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है डिफरेंट प्लांट्स की। और आप यहाँ पे ये आपका एक प्लांट, 2 और 3 प्लांट, और तीनों प्लांट की अगर देखें तो एक ही यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा डिफरेंट स्टोरी लोकेशन से हम जो है माल परचेज कर रहे हैं। और हमारे जो शिपिंग पॉइंट है, जो हमारे स्टोरी लोकेशन है, वो हमारे एज इट इज शिपिंग पॉइंट भी यूज होते हैं। तो ये हमारा लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर है परचेज का, कि हमने जो परचेजिंग करनी है और उसका लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ये एक डायग्राम ग्राम के थ्रू आपको ये चीज समझ आ सकती है। उसके बाद मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर के अंदर हमारे पास ये मटेरियल मास्टर की स्क्रीन है। का मास्टर डेटा है। तो मास्टर डेटा के अंदर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारा वेंडर मास्टर है, और वेंडर मास्टर के बाद हमारे पास क्या है जी, मटेरियल मास्टर। और मटेरियल मास्टर के बाद परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड, कंडीशन मास्टर और आउटपुट मास्टर डाटा। के अंदर जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज करने के लिए हमें सबसे पहले हमें वेंडर का पता होना चाहिए। और सिस्टम के अंदर अगर वेंडर नहीं है तो हम सिस्टम के अंदर प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए वेंडर का मास्टर डाटा जो है वो सबसे पहले इसका होना लाजमी है।
उसके बाद जब वेंडर की का पता होता है, उसके बाद हमें मटेरियल का पता होना चाहिए कि हमें चीज चाहिए कौन सी और कितनी चाहिए। तो मटेरियल मास्टर का होना लाजमी है कि कौन सा मटेरियल, तो परचेज करने के लिए हमें मटेरियल मास्टर का भी पता होना चाहिए। उसके बाद है परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड क्या होता है कि हमारा वेंडर और मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन से हम इन्फो रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं कि ये वाला मटेरियल और ये वाला वेंडर और ये मटेरियल कितनी प्राइस पे हम करेंगे। तो ये इन्फो रिकॉर्ड हमने सेल्स के अंदर भी बनाए थे, और यहाँ पे एमएम के अंदर भी इसके सेल्स रिकॉर्ड परचेज रिकॉर्ड बन जाते हैं, जिसको हम इन्फो रिकॉर्ड बनते हैं। इसके अलावा कंडीशन मास्टर है। कंडीशन मास्टर के अंदर हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं कि इसकी नेट वैल्यू कितनी है, और इसके अलावा इसके अंदर कैश डिस्काउंट कितना है, ओटीबी प्रिक्योरमेंट, ये जितनी भी कंडीशंस हैं हमारी, ये कंडीशन मास्टर है। तो ये भी सबसे प्री डिफाइंड हमें बनानी पड़ती हैं ये कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए परचेज की। आउटपुट मास्टर के अंदर हमारा जो प्रिंट आउट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारी आउटपुट मास्टर के अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले बात करें जी वेंडर मास्टर की। तो वेंडर मास्टर में मैंने आपको पहले ही बताया कि वेंडर मास्टर जो है एसएबी के अंदर, जो एस फोर हाना के अंदर ये बिजनेस पार्टनर है। तो बिजनेस पार्टनर सबसे पहले इसका एक जनरल रोल बनता है। जनरल रोल के बाद फिर इसको हम क्या कहते हैं जी, कंटेन्स ऑल द इन नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिजनेस विद एन एक्सटर्नल सप्लायर। हमारी एक्सटर्नल सप्लायर के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी वेंडर मास्टर के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है जी, परचेजिंग एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स। परचेजिंग एंड अकाउंट से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, परचेजिंग में हमारे पास क्या होता है कि इसकी ऑर्डर करेंसी कौन सी होगी, इसके अलावा इस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, अकाउंटिंग के अंदर हमें पेमेंट मेथड कौन सा होगा, और इसके अलावा इसके अंदर क्या हो जाता है जी, इसका जो रिकन्सिलेशन अकाउंट है वो क्या होगा। तो ये इसके अंदर परचेजिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। तो आज जो है हम वेंडर मास्टर से ही हमारा जो केस स्टडी है वो शुरू होगा। वेंडर मास्टर की एक्टिविटी जो है वो साथ हम शुरू कर लेते हैं कि एमएम के अंदर जो वेंडर मास्टर है वो किस तरह ओपन होगा। तो मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये जिस तरह हमने केस स्टडी एसडी के अंदर किया, इसी तरह का हमारा एक केस स्टडी हम आपको करवाएंगे जी मटेरियल मैनेजमेंट का। तो मटेरियल मैनेजमेंट का आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या है जी। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हम मैंने आपको बताया कि हमारी जितनी भी इन्वेंटरी और परचेज है। अभी इस स्लाइड जो हो रही है आपकी वो सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ये केस केस स्टडी नजर आ रहा है आपको। जी आ रहा है। यहाँ पे अच्छा, केस स्टडी के अंदर ये देखिए एमएम और एफआई दोनों की डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। मतलब कि जितने भी हमारी परचेस रेलिवेंट जितने भी चीज़ें हैं वो सारी के सारे डायरेक्टली एफआई के अंदर ही जाके गिरती हैं। तो जितने भी वेंडर हमारे बनते हैं, वेंडर के अंदर भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है। मटेरियल जो है वो भी डायरेक्टली हमारा एफआई के साथ इंटीग्रेटेड होता है। परचेज ऑर्डर हमारा कोटेशन, तो एफआई और एमएम की दोनों की रेलिवेंट जो सात पैरेलल चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। इसके अंदर देखें अगर, तो कंटेंट ओवरव्यू है। कंटेंट ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले हमने क्रिएट न्यू सप्लायर करना है। न्यू सप्लायर हम किस तरह क्रिएट करेंगे, तो आज का स्टेप हम ये कर लेते हैं, क्रिएट न्यू सप्लायर। मैं साथ लॉगिन भी कर लूँ एसएपी के अंदर। जी, ये एसएपी की स्क्रीन नजर आ रही है आपको। जी आ रही।
अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो जे है न्यू क्रिएट हमने सप्लायर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक के अंदर, लॉजिस्टिक के बाद हमें मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग और मास्टर डाटा है, और मास्टर डाटा के बाद वेंडर है, और सेंट्रल और क्रिएट है। तो एसएपी के अंदर भी यही पाथ जो है हम फॉलो करेंगे। कोई से जो कोई नेविगेशन का आपको ऑलरेडी जो है इसकी ट्रेनिंग दी गई है, तो ये मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि अब हमने जब भी एक सप्लायर ओपन करना है, तो ये सारे फोल्डर्स आपको पहले भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो लॉजिस्टिक हमारा रेलिवेंट है, जिसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट है। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर हमने परचेजिंग का टैब लेना है, और ये परचेज का मास्टर डाटा है, इसलिए ये परचेजिंग के थ्रू हम मास्टर डाटा के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर अब हम जाएंगे वेंडर के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको ये पीडीएफ भी दिखाऊं तो इसके अंदर लॉजिस्टिक है, मटेरियल मैनेजमेंट है, परचेजिंग है, मास्टर डाटा और वेंडर। वेंडर के बाद हमने क्या करना है जी, इसको सेंट्रल के ऊपर क्लिक करना है। सेंट्रल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट किस्म के टी कोड यहाँ पे मिलेंगे। XK01, ये क्रिएट का है, चेंज का और डिस्प्ले का। तो इसमें हम क्रिएट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा मैं, तो ये एक स्क्रीन खुलेगी, जिसमें सबसे पहले वो ये पूछता है कि आपने क्रिएट करना क्या चाह रहे हैं, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। तो इस पीडीएफ के अंदर भी ये जो अगर बताऊं, केस स्टडी के अंदर भी बताया गया है, क्रिएट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन नजर आएगी। तो इस स्क्रीन के अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप पर्सन भी कर सकते हैं, ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर केस स्टडी को फॉलो करें तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को हम सिलेक्ट करके एंटर करते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर दोबारा आ जाए वापस। इसमें जी इन द क्रिएट FI वेंडर स्क्रीन टेबल, सेलेक्ट द कंपनी एज ए टाइटल एंड एंटर दी, ये हमने जो इसका टाइटल है वो लेना है कंपनी। ठीक है, और इसमें जो नाम हमने लेना है जी, ये वाला नाम है, ये इसका नाम है। इसके बाद है जी सर्च टर्म के अंदर ये हमने ये वाला कह रहा है जी, ये नंबर फीड कर दें, हैश हैश हैश। इसको नीचे स्क्रॉल करूँ अगर मैं, नीचे सर्च टर्म आ रहा है, तो इसके अंदर कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। सर्च टर्म क्या होता है कि कल को अगर हमने ये वाला वेंडर या सप्लायर सर्च करना है, तो उसका कुछ शॉर्टकट सर्च टर्म जो है आप रखने, तो अगर आपको उसका पूरा नाम नहीं भी याद, तो जो शॉर्टकट आपने इसका सर्च टर्म रखे हैं उसके वो देके भी आप इसको सर्च कर सकेंगे। तो सर्च टर्म देने के बाद इसमें है जी ये इसका स्ट्रीट नंबर है। ठीक है, ये एड्रेस के अंदर ही अगर नीचे आ जाऊं मैं, तो ये स्ट्रीट नंबर है। ठीक है, और ये इसका पोस्टल कोड है। उसके बाद ये पोस्टल कोड के अंदर ये कंट्री के अंदर उसने US लिखा हुआ है, ये देखें US। और कंट्री जो रीजन है वो NE है। ये कुछ एक सेकंड जी, सर्चिंग कर रहा है। जब भी ये वाला साइन आपको आए तो ये वेटिंग पे होता है कि सिस्टम इन प्रोसेस है, वो ये वेट करना पड़ेगा, हमें चल देता है। US इसका रीजन है, और कंट्री है, और रीजन के अंदर NE है। NE को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रीजन। उसके बाद कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो हमने इंग्लिश चूज करनी है, तो इंग्लिश के लिए मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे इंग्लिश, ये देखें स्टैरिक लगा हुआ है। रेड स्टैरिक का मतलब है कि ये वाली फील्ड कंपलसरी है। इसको स्टैरिक, स्टैरिक वाली फील्ड अगर हम नहीं फिल करेंगे
तो इस सिस्टम आगे हमें जाना नहीं देगा। इसके अलावा एड्रेस के अंदर इसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, एक्सटेंशन, ये एक ऐसी ऑप्शनल चीजें हैं जो हम इस जो चीज़ें अभी हमने फिल की हैं उसके अलावा भी इसके अंदर हम दे सकते हैं। तो एड्रेस के अंदर ये इतना जो है ये हम इस वक्त इसको देके काफी इसको लेके चलते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल चीजें हैं जो हम इसको दे सकते हैं, ना भी दें तो कोई आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा आपका वेंडर। इसके बाद अगर देखें, ये है जी इसको क्या करना है, हमने कंपनी कोड के ऊपर क्लिक करना है जी। ये हमारा कंपनी कोड है। तो कंपनी कोड क्या है हमारा, US00, ये है US00। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या करना है जी, इसमें जो अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर ये हमारा अकाउंट मैनेजमेंट है, इसको एंटर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले यही पूछेगा जी इसका रिकंसिलेशन अकाउंट क्या है। तो रिकंसिलेशन अकाउंट आपको मेयर साहब ने इस पे पहले भी बताया था कि वेंडर का एक सब लेजर है वेंडर इसका। तो यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट जो है ट्रेड ट्रेड पेएबल का, वो यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट जो है यहाँ पे देंगे इसको। रिकंसिलेशन अकाउंट देने के बाद हमने इसके अंदर क्या करना है जी, स्विच टू द वेंडर पेमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ये पेमेंट ट्रांजैक्शन का है। रिकंसिलिएशन अकाउंट गलत दे दिया है। सैफ रिकंसिलिएशन अकाउंट गलत दे दिया। सर उसमें रिकंसिलेशन अकाउंट जो है, जो पीडीएफ के अंदर है वो पुराने वर्जन का है, जो लेटेस्ट हमने यही यूज कर रहे हैं वो वाला यूजेबल नहीं है, वो पीडीएफ के अंदर ठीक है गलत। ठीक है। रिकंसिलेशन अकाउंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो पीडीएफ के अंदर ये वाला लगा हुआ है ये इसके अंदर ये इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो आप ये वाला जो है रिकंसिलेशन अकाउंट यूज कर लें। अ, हाँ जी, बेसिकली इसका नाम ही ट्रेड पेबल पेबल भी था, तो वो ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला जो है ना, ये वाला इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ ना। असल में ये पीडीएफ हमारा पहले पुराने वाला। ठीक है। तो ये वाला रिकंसिलेशन अकाउंट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा ओ तो ठीक है भाई, हम ठीक ठीक है वही लगाओ। ठीक है, ठीक है, है। ओ ठीक। ठीक है, वही लगा लो। अच्छा, इसके बाद अगर देखें यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट के बाद है जी हमने वेंडर पेमेंट ट्रांजैक्शन को है स्विच करना है। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर टर्म्स ऑफ पेमेंट है। तो ये पेमेंट टर्म्स हमने 0001 ले। इसके अलावा पेमेंट टर्म्स इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ओपन है। तो एज मैं आपको एज इट इज़ केस स्टडी के ये ले रहा हूँ। ये है चेक डबल इनवाइसेस। ये हमारे पीडीएफ के अंदर भी दिया हुआ है कि स्विच टू वेंडर पेमेंट 0001 के साथ हमने डबल इनवाइसेस का चेक लगाना है। डबल इनवाइसेस का चेक क्या करता है कि हमारी जो भी जीआरएन होगी, जो हम गुड रिसीव करेंगे किसी भी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट, तो ये सिस्टम डबल इनवॉइस उसकी चेक करेगा कि एक ही परचेज ऑर्डर की डबल इनवॉइस कहीं ना हो जाए। तो ये कंट्रोल है जी, जो अगर हम आप चेक कर लें तो आपकी कभी भी डबल इनवॉइस नहीं हो सकती। उसके बाद है जी वेंडर कोरस्पॉन्डिंग का टैब के अंदर जाना है और उसमें क्लर्क के अंदर जो है क्या करना है जी, इन ड्रॉप डाउन योर नेम, एंटर योर नेम, वेंडर कोरस्पॉन्डिंग फील्ड के अंदर टैब के अंदर जाके कुछ सोच रहा था। वेंडर क्लर्क की फील्ड नहीं आ रही। चले हैं इसको आगे चलते हैं।
इसके बाद वेंडर स्टेटस है। स्टेटस के अंदर है जी ये ऑल कंपनी कोड या सिलेक्ट कंपनी कोड है, तो स्टेटस इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये आपका डिलीट हो चुका है या कंपनी कोड ब्लॉक करना चाहते हैं इस वेंडर को, तो आप इसका स्टेटस लॉक भी कर सकते हैं। तो ये स्टडी के अगर देखें इसमें, तो अब इसने क्या किया जी, ये सारी चीज़ें देके ड्रॉप डाउन में क्रिएट बीपी रोल वेंडर करना है हमने। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, ये एक नंबर हमारे पास लग गया जी वेंडर का। अब इस वेंडर को हमने रोल असाइन करना है परचेसिंग का। तो परचेसिंग का रोल असाइन करने के लिए इसको मैं स्विच चेंज करके टैब के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये दोबारा एक क्रिएशन मोड के ऊपर आ जाएगा। अभी ये चेंज मोड पे है, तो ये वाला मेंटेन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ये वाला वेंडर वाला करूंगा। ये स्टडी में वापस आए थे जी। तो इसके अंदर है जी, आपने एक्सपैंड योर परचेसिंग डाटा फॉर न्यूली क्रिएटेड परचेसिंग। इसमें आपने क्या करना जी, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है और एरिया हमने देना जी ये वाला। ठीक है, सैम भाई को क्वेश्चन आ रहा है कोई ना, वो देख लीजिएगा चैट बॉक्स में। अच्छा मैं देख लेता हूँ। टेक्स्ट प्लीज मेन चेक डबल इनवॉइसेस। अच्छा, डबल इनवॉइसेस में ये होता है कि अगर हमने वेंडर को डबल इनवॉइसेस का चेक लगा दिया, तो जो हमने जितनी भी परचेजिंग करनी है वो फिर बाद में इस वेंडर से ही करनी है ना। तो एक वेंडर से एक परचेज ऑर्डर के ऊपर एक ही इनवॉइस होगी। हम उस पे के ऊपर डबल इनवॉइसेस नहीं, ये नहीं हो सकता कि एक वेंडर से चीज एक दफा परचेज करो, इनवॉइसेस को 5 दफा करते हैं। तो ये डबल इनवॉइसेस का चेक जो है, ये इस चीज को कंट्रोल करता है सिस्टम, उसको डबल इनवॉइस नहीं करने देगा हमें। अच्छा, अब इसमें ये जैसे मैंने रोल ले लिए, तो यहाँ पे परचेसिंग का टैब एक्टिवेट हो गया। तो अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा, सिस्टम ये पूछेगा जी इसकी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बताएं कौन सी है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये है US00। ठीक है जी, और उसके बाद है जी अ, इसका जो इस करेंसी है वो USD है। मैं परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन देके अभी तक ये देखे करेंसी हाइट है, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ये वाला एरिया एक्टिवेट हो गया, जहाँ पे मैं इसकी करेंसी दूंगा इसको। उसके बाद इसकी अ, जो पेमेंट टर्म है वो इसको दूंगा। ठीक है, ये पेमेंट टर्म की जो यहाँ पे नाम लिखा, पेबल इमीडिएटली ड्यू नेट। ठीक है जी, टर्म इसकी ये इसको लगा रहा हूँ मैं। इसके बाद इसको यहाँ पे सिंपल सेव कर रहा हूँ मैं। ये पार्टनर फंक्शन के अंदर इसमें एक चीज़ बताई गई है कि पार्टनर फंक्शन के अंदर हमने ये वाला वेंडर का फंक्शन इसको देना है, BN है जी 125। ये पार्टनर आपकी फंक्शन। स्क्रीन स्लो, आप तेज मूव कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन बहुत स्लो मूव कर रही है। ये तो नहीं इंटरनेट का इशू है या आपके है या हमारे ये? स्क्रीन स्लो मूव कर रही है, मैं तेज बोल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। हाँ जी। चले, मैं इस वक्त ये परचेजिंग का डाटा टैब के ऊपर हूँ। ये आपको पता चल, ये इस वक्त आप मेरे साथ हैं। जी जी, ये अभी साथ। और तो परचेजिंग के टैब के अंदर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया कि मैंने यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दी है इसको, और इसके अंदर इसकी ऑर्डर करेंसी दी है मैंने, और इसकी पेमेंट टर्म दी है मैंने इसकी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं दिया। तो मेरा जो हमारा जो केस स्टडी है उसके अंदर भी अगर ये केस स्टडी वाला देखें आप, तो परचेजिंग देने के बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है,
और उसके बाद उसकी करेंसी है, उसकी पेमेंट टर्म है। तो ये तीन चीजें मैंने उसको दी हैं जो कि केस स्टडी के अंदर मौजूद है। वही चीजें मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर दी हैं, इसके अलावा मैंने इसके अंदर और कुछ भी नहीं दिया। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी जी। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। सैब इसमें ये जो इनकी क्यूरी थी चेक डबल मैसेज की, मैं थोड़ा सा इसको बता दूं कि ये चेक डबल मैसेज क्या होता है कि आप वो सिस्टम चेक करता है कि सेम डेट और उसका एक रेफरेंस नंबर डल रहा होता है जो आपके पास रिसीव होता है सप्लायर से, वो दोनों के कॉम्बिनेशन पे अगर चीज डुप्लीकेट हो रही हो तो उसको सिस्टम मार्क कर देता है। सेम डेट और सेम रेफरेंस नंबर की चीज दोबारा डालेंगे तो फिर वो आपको इंटीमेट कर देता है कि आप ये वाली इनवॉइस पर डाल। अपना तैयब ठीक है, आपको समझ आ गई डबल इनवॉइस? अगर हम इसको प्रोसेस कर दें, अगर हम इसको प्रोसेस कर देंगे इंटीमेशन के बाद भी, तो वो प्रोसेस कर देगा। ये आप इन्फोर्स कर देंगे फिर वो करने नहीं देगा, ओरिजिनेट करेगा। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे फिर वो उसको करेगा ही नहीं, पकड़ेगा ही नहीं। सही है, लेकिन चेक करेंगे तो वो इंटीमेट करेगा, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो पोस्ट करने देगा। नहीं, अगर आप इसको चेक को इन्फोर्स कर देंगे ना तो वो आपको होल्ड कर देगा कि आपका रेफरेंस नंबर सेम नहीं हो सकता, या आप वो चेंज करें या कोई डेट और है आपको गलती कर रहे हैं। ठीक है, मतलब करने नहीं देगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा परचेजिंग का रोल था वो भी मेंटेन्ड इसके साथ लिखा आ गया। तो ये हमारा एक बिजनेस पार्टनर जो है वो बन गया। ये हमारा एमएम का जो पहला मास्टर डेटा था जो हमने आज क्रिएट किया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, जो एमएम के अंदर मास्टर डेटा है वो है मटेरियल मास्टर। तो मटेरियल मास्टर को क्रिएट करने के लिए जो यहाँ पे केस स्टडी के अंदर जो हमें पा दिया गया है वो मैं आपको दिखा दूं एसएपी के अंदर। इस स्क्रीन को मैं बंद कर रहा हूँ, उसको सेव करके उसको बंद कर दिया। अच्छा, अगर इसका भी पार्ट देखें तो वो भी लॉजिस्टिक के अंदर ही है। लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट है, उसके अंदर मटेरियल मास्टर है और मटेरियल क्रिएट स्पेशल और ट्रेडिंग गुड्स। ये मटेरियल जो स्क्रीन है पूरी की, इसके अंदर देखें सबसे पहले लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक के बाद मैं गया जी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। मटेरियल मैनेजमेंट के बाद मैं यहाँ पे यह है जी मटेरियल मास्टर। पहले मैं परचेज के अंदर गया था, अब परचेज के अंदर नहीं हूँ। अब मटेरियल मैनेजमेंट का जो मास्टर डाटा है उसके अंदर मटेरियल मास्टर है और मटेरियल मास्टर के अंदर मैं मटेरियल क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे दो टैब आ रहे हैं जी, जर्नल और स्पेशल। तो जो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्पेशल आ रहा है। स्पेशल के अंदर क्या है, स्पेशल के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश, फिनिश प्रोडक्ट, हर मटेरियल को खोलने के डिफरेंट कोड दिए गए हैं, डिफरेंट डी कोड दिए गए हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल का अलग है, सेमी फिनिश का अलग है और फिनिश का अलग है। लेकिन अगर मैं जनरल के ऊपर क्लिक करूं तो जनरल के ऊपर सिंपल एक ही ट्रांजैक्शन कोड है। इसका मतलब ये है कि जो ये जनरल है इसके अंदर रहते हुए मैं कोई भी किसी भी मटेरियल टाइप का मटेरियल जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारी मटेरियल टाइप यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन जब मैं स्पेशल के थ्रू जाऊंगा तो स्पेशल के अंदर क्या है कि जिस मटेरियल टाइप की टाइप को मैं सिलेक्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे सिलेक्टेड आएगी। तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर डबल क्लिक किया तो ट्रेडिंग की टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर देना पड़ता है जी। इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा है, तो हर इंडस्ट्री का जो सेक्टर है यहाँ पे एसएपी के अंदर मेंटेन होते हैं। अगर कोई स्पेशल इंडस्ट्री सेक्टर जो इसके अंदर ओपन नहीं है और अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है। आप इसके अंदर केस स्टडी को देखें। केस स्टडी के अंदर है जी, अ, ये जब हमने मटेरियल क्रिएट स्पेशल ट्रेडिंग गुड्स ले लिया, उसके बाद हमने लेना है जी मटेरियल। ये वाला मटेरियल हमारा CHLK 1000 है।
उसके बाद रिटेल हमारा इंडस्ट्री है, और मटेरियल टाइप क्या है जी, HWA ट्रेडिंग गुड्स, ये मटेरियल है। ठीक है जी, 1000। और उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है जी, रिटेल। तो एंटर किया। एंटर करने के बाद जब भी मटेरियल खुलता है तो उसमें क्या होता है जी, ये होते हैं व्यूज। व्यूज क्या होते हैं कि वो फंक्शंस जो हम मटेरियल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो भी हमारा मटेरियल कोड खुलेगा। सैफ एक क्यूरी इसमें मैं बता दूं, ये जो आपका मटेरियल खुलेगा ना, आप लोगों को जो यूजर नेम्स दिए हुए हैं ना, उनके लास्ट 3 डिजिट्स आपने यहाँ रिप्लेस करने हैं हैश की जगह। तो किसी का अगर 855 है तो उसने CHL के 1855 लगाना है वहां पे, ताकि वो सारे का उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। जी सर, सॉरी, क्या कर रहे थे आप? ये इसके अंदर हमने विद रिप्लेस योर नंबर। हर यूजर ने उसके जो यूजर नेम के लास्ट 3 डिजिट्स है ना, वो रिप्लेस करने हैं इसके साथ। जिस तरह आपके यूजर में 000 है तो आपने वो लगा दिया, उनके जिस तरह किसी के 8555 होगा तो उससे कर देगा। क्या ये हमारा यूजर के साथ आ रहा जी 860। ठीक है, 860 का 1860। 1860। ठीक है। अच्छा, ये मटेरियल जो हमने लिया है हाँ इसको, जी। मैं एंटर प्रेस किया तो ये व्यूज हैं। व्यूज मैंने आपको बताया कि व्यूज क्या है, वो फंक्शंस हैं जो हम उस मटेरियल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली व्यूज से ही हमें जो मटेरियल की टाइप्स है वो डिफरेंट होती है। बेसिक जो टैब्स हैं ये हर मटेरियल के ऊपर, हर टाइप के ऊपर होते हैं, चाहे वो फिनिश मटेरियल है, सेमी फिनिश मटेरियल है या रॉ मटेरियल है। तो बेसिक व्यूज हर मटेरियल के ऊपर कॉमन है, लगते ही लगते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेल्स। रिजवान साहब, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सेल्स के मटेरियल इस के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल खोलेंगे, तो के अंदर जो मटेरियल खोलेंगे, अगर आप सेल्स के व्यू लगाएंगे तो वो मटेरियल सेलेबल होगा, वरना वो मटेरियल सेलेबल नहीं हो सकता। यहाँ से हम उस मटेरियल को, वो फंक्शन एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे इस केस स्टडी के अंदर हमें यह भी बताया गया कि हमने कौन कौन से व्यूज लेने हैं। बेसिक लेने हैं, सेल्स के हमने व्यू लेने हैं, सेल्स 1 2, जनरल, सेल जनरल और परचेजिंग। तो बेसिक, उसके बाद सेल्स 1 2 जनरल, उसके बाद हमने परचेजिंग का लेना है और MRP के व्यूज लेने हैं। ठीक है, परचेजिंग, उसके बाद MRP 1 2 3 और जनरल प्लान डेटा 1 और अकाउंटिंग। ये जनरल प्लान डेटा 1 है और इसके बाद हमें लेना है अकाउंटिंग। तो यहाँ से जब हम ये व्यू सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इसका मतलब है कि ये एक्शन इस मटेरियल के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। MRP के जो व्यूज हैं ये हमारे प्रोडक्शन से एलिमेंट होते हैं, और ये हमारे जो परचेज के हैं, अगर हमने परचेज इस मटेरियल की परचेजिंग भी करनी है तो परचेज के व्यू भी एक्टिवेट करेंगे। अगर हमने इस मटेरियल को सेल भी करना है तो सेल्स के व्यू भी हम इसको लगाएंगे। और लास्ट पे है जी हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है जी, अगर हमने इसकी वैल्यूएशन करनी है, कोई हमने सिस्टम इसका रेट मेंटेन करना है और वैल्यूएशन भी मेंटेन करनी है, तो हम अकाउंटिंग का व्यू लगाएंगे। जो हमारे नॉन वैल्यूएटेड मटेरियल होते हैं, जो सिर्फ क्वांटिटी पर्पज से रखे जाते हैं और उनकी वैल्यू सिस्टम में नहीं होती, उनको हम अकाउंटिंग के व्यूज नहीं लगाते। व्यू सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा। तो एंटर प्रेस करने के बाद सिस्टम मुझे पूछता है जी ये वाला जो मटेरियल आप खोलने जा रहे हो कौन से प्लांट के ऊपर, कौन सी लोकेशन है आपकी, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है आपका। अगर मैं सेल्स के व्यू ना लगाता तो यहाँ पे सेल्स के उसने इंफॉर्मेशन नहीं मांगनी थी, उसने सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन मांगनी थी कि कौन सा प्लांट और कौन सी स्टोरेज लोकेशन। तो इसके अंदर व्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है जी, ये हमारा प्लांट है MI00। ठीक है जी।
उसके बाद है जी स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। उसके बाद है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये है जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये मैं एक आपको बता रहा हूँ जी, ये जो हमने ओवरव्यू लिया प्रेजेंटेशन के अंदर, तो MM के अंदर ये अब मटेरियल खोलने जा रहे हैं, तो उसने सबसे पहले पूछा जी मुझे प्लांट बताएं कौन से प्लांट के ऊपर खोलना है, और स्टोरेज लोकेशन बताएं कौन सी स्टोरेज लोकेशन के ऊपर खोलनी है। इसका मतलब कि हमारा जो मटेरियल है वो कौन से प्लांट के ऊपर उसका स्टॉक मेंटेन होगा और कौन सी लोकेशन के ऊपर होगा, वो यहाँ से ही हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस प्लांट के अलावा किसी और प्लांट के ऊपर इसका स्टॉक जो है वो आप नहीं लेके जा सकते अनटिल आप उसको एक्सटेंड ना करें या वहां पे दोबारा क्रिएट ना करें। बाद एंटर प्रेस करूंगा मैं। वैल्यूएशन वैल्यूएशन टाइप क्या होती है, वैल्यूएशन टाइप हम क्या किस लिए यूज करते हैं? नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी हम डबल प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, कि हम उनको इन हाउस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और बाहर से परचेज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं जी, स्प्लिट वैल्यूएशन एक्टिवेट कर देते हैं। तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको क्या करते हैं जी, दो वैल्यूएशन उसके कर सकते हैं। इन हाउस की जो जो जितनी भी वैल्यूएशन होगी वो स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर होगी, एस के ऊपर, और जितनी भी हमारी होगी जो बाहर से हम परचेज करेंगे उसकी वैल्यूएशन होगी वी के ऊपर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल के जो हम दो वैल्यूएशन बना लेते हैं, जो कि उस मटेरियल को बाद में असाइन कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यूएशन टाइप जो है, फिर अगर हमने स्प्लिटिंग ऑन की हो तो फिर हमें वो वैल्यूएशन टाइप जो है वो हमारी जरूरत को पूरा करती है। ये MRP का टैब है। MRP के टैब के अंदर देखिए मटेरियल का नाम जो है ये नंबर लग गया है, और इसका जो नाम है आपने नाम क्या रखना है, ये नाम इसका इसका नाम क्या है, आप नाम इसका रख सकते हैं यहाँ पे। मटेरियल की टाइप MRP की टाइप क्या है, MRP क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की MRP जो है मटेरियल के ऊपर रन कर सकते हैं। PD स्टैंड फॉर कि हमने इस पे ये देखे सामने लिखा हुआ है MRP, हमने इसके ऊपर MRP रन करनी है। MRP के डिफरेंट है कि हमने MRP जो है जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम स्टॉक लेवल की करनी है, जिसमें इसमें मिनिमम देखें अगर स्टॉक है तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। तो अगर हमने किसी भी मटेरियल का मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहाँ पे मेंटेन कर दिया, तो MRP जो है हम मटेरियल लेवल पे बात कल को रन करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही इसकी जो होगी मिनिमम और मैक्सिमम का स्टॉक, ये मैक्स मिनिमम से जैसे ही लेस होगा तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटो इसकी एक रिक्वायरमेंट जनरेट कर देगा और हम उसको बाद में प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये MRP ऑटोमेटिक जो है हमारी। और लॉट साइज क्या है, अगर हमने लॉट की कोई क्वांटिटी फिक्स रखनी है कि जब भी इसकी प्रोक्योरमेंट की कोई लॉट जो है इसकी बने तो उसके साइज क्या होना चाहिए उसका, तो हम इसके यहाँ पे उसका साइज भी यहाँ पे बता सकते हैं कि उसका साइज क्या होगा। PD के साथ EX हमने लगाया है। EX क्यों लगाते हैं कि लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, कि हर ऑर्डर की अलग जो है वो लॉट यहाँ पे बने, ठीक है। MRP कंट्रोलर यहाँ पे हमने लगाया। MRP कंट्रोलर क्या होता है कि हम डिफरेंट MRP कंट्रोलर सिस्टम के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और हर मटेरियल को उनके कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोलर असाइन किए जाते हैं। फिर उनकी जो MRP की जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारी कंट्रोलर ही करते हैं। जैसे हमने एसेसरी का कंट्रोलर अलग कर दिया, केमिकल का कंट्रोलर अलग कर दिया हमने, और इसके अलावा कोई जनरल है कोई फैब्रिक का, तो कंट्रोलर जो है वो फिर अपने अपने एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जितने भी स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट प्लानिंग है वो उसको मैनेज करते रहते हैं। MRP टू के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट टाइप है। प्रोक्योरमेंट टाइप जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोक्योरमेंट टाइप क्या होती है कि हमने इस मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट है वो कौन सी करनी है। नॉर्मली इसके अंदर दो होती हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, और तीसरी बौद्ध, कि हमने इस मटेरियल को सिर्फ बाहर से ही परचेज करना है या हमने इस मटेरियल को
सिर्फ इन हाउस ही प्रोड्यूस करना है, या फिर हम इसके ऊपर दोनों काम कर सकते हैं कि हम इन हाउस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और बाहर से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल होता है प्रोक्योरमेंट टाइप का, अगर हम उस मटेरियल के ऊपर फिक्स कर दें। एफ एफ का मतलब है एक्सटर्नल और ई का मतलब है इंटरनल। तो अब जो इसको हम रूल डिफाइन कर देंगे, वो फिर मटेरियल के ऊपर वही एक्शन परफॉर्म होगा, कोई दूसरा एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म नहीं हो सकता। इसके अलावा मटेरियल की अंदर ये ऑप्शनल चीजें हैं कि इसका सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना है, मिनिमम सेफ्टी स्टॉक कितना है, ठीक है। ये चीजें हम इसके अंदर इसको दे सकते हैं। MRP 3 के अंदर अगर देखें तो इसका स्ट्रेटेजी ग्रुप है। स्ट्रेटेजी ग्रुप इसको लगाया जाता है जी, हमने स्ट्रेटेजी ग्रुप कुछ मटेरियल हमारे मेक टू स्टॉक होते हैं, कुछ मेक टू ऑर्डर होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा दी जाती है कि ये हमारा मटेरियल मेक टू स्टॉक है या मेक टू ऑर्डर है। ये कुछ MRP से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। अ, ये हम अपने केस स्टडी की तरफ वापस आ जाते हैं। जैसे ही केस स्टडी ने क्या किया जी, प्लांट स्टोर लोकेशन ये वाली चीज़ें दी, तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आ गई। इसके अंदर वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू का एक ऑप्शन दिया गया है, वो मैं इसको दिखा दूं आपको कि वैलिड फ्रॉम और वैलिड टू क्या है। ये देखिए, ये है जी वैलिड फ्रॉम, कि ये मटेरियल कब से वैलिड है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी अगर सेट कर देंगे तो उस डेट से ही वो मटेरियल जो है आपका वैलिड होगा, उससे पहले नहीं हो सकता जिस डेट को आप इसकी वैलिडिटी लगा देंगे। देखिए जिसके अंदर इसने क्या किया जी, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। ये उसने सेल्स के टैब के अंदर चीज़ें दी हैं। मैं यहाँ से ये सारे टैब स्क्रॉल कर सकते हैं, आपने इस मटेरियल कौन से टैब पे जाना है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक मिनट बस। सेल्स के टैब आपको दिखा दूं मैं। ये प्लांट है हमारा, हमारी पर्सनल मदर्सी है, तो ये हमारा असल में ये कह रहा है जी, ये फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है जी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, वो इसको फ्लैग किया गया है। ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए खोल नहीं रहा था इसको। तो सेल्स 1 के अंदर ये यहाँ पे मैं स्टडी के अंदर आ जाऊँ, ठीक है जी। इसमें जी ट्रांजैक्शन ग्रुप और इसका लोडिंग ग्रुप, ठीक है जी। सेल जनरल ग्रुप, ये जिस तरह मैंने MRP के जो है जो व्यूज है उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी, इस तरह सेल्स की भी अपनी इंफॉर्मेशन है कि इसका डिलीवरी प्लांट कौन सा होगा, इसका मटेरियल क्या है जी, इसका ग्रुप कौन सा होगा, ये कब से वैलिड है, कब से ये वैलिड है। ये दो स्टेटस इसके ऊपर लग सकते हैं। अगर हमने इस मटेरियल को ब्लॉक करना है तो इसके अंदर हम इसको डिफरेंट ब्लॉक के स्टेटस लगा के उसको क्यों तो थोड़ी देर बाद किस वजह से ब्लॉक है, ये स्टेटस लगा के उसकी वैलिडिटी यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद है जी सेल्स यूनिट। अगर आपका यूनिट ऑफ बेस यूनिट जो है वो ईच है, तो सेल्स यूनिट आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं कि आपने डजन के अंदर, केजी के अंदर या किसी और यूनिट ऑफ मीटर में इसको सेल करना है, तो यूनिट ऑफ आप सेल का वो डिफाइन कर सकते हैं। सेल जनरल 2 के अंदर यहाँ पे आइटम कैटेगरी है। आइटम कैटेगरी डिफाइन करती है कि ये मटेरियल आपका सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेक टू ऑर्डर है या मेक टू स्टॉक है। तो ये हम डिफरेंट कैटेगरी इस मटेरियल के ऊपर लगा देते हैं। ये इस वक्त मेक टू ऑर्डर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगा हुआ है, ये वाला मटेरियल। ये हमारा जनरल है। जनरल के अंदर हमारे पास ये मटेरियल की अवेलेबिलिटी का चेक है कि हमने ये जो अवेलेबिलिटी चेक है इसका, इसकी अवेलेबिलिटी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जितनी भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होंगी उसकी हमने यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करनी है।
तो अवेलेबिलिटी का जो है जी चेक ये इस मटेरियल के ऊपर इसलिए लगाया जाता है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करें तो इसका ट्रांजैक्शन ग्रुप क्या होगा, इसका लोडिंग ग्रुप क्या होगा, ठीक है जी, सेटअप टाइम क्या होगा, प्रोक्योरमेंट टाइम क्या होगा। ये देखें पीडीएफ के अंदर हमारे पास ट्रांजैक्शन, इसका ट्रांजैक्शन ग्रुप, इसका लोडिंग ग्रुप, ठीक है जी, ये चीज़ें हमने यहाँ पे सेट की हैं। तो ये ट्रांजैक्शन और लोडिंग ग्रुप देके इसको, इसके अलावा इसके अंदर पीडी और ईएक्स ये ऑलरेडी हमने इसको दे दिया है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने एमआरपी के व्यू में डिफाइन कर दी हैं। अब आ जाए जी वैल्यूएशन क्लास के अंदर, तो हमने इसकी वैल्यूएशन क्लास है जी 3100। इसके अंदर चले जाएं जी अकाउंटिंग 1 के अंदर, तो इसकी वैल्यूएशन क्लास क्या है। वैल्यूएशन क्लास ये वो पॉइंट है जिसकी बेस पे ये मटेरियल अकाउंटिंग से के साथ इंटीग्रेट होता है, एफआई के साथ। वैल्यूएशन क्लास के फिर प्रोस्पेक्टस हम इसको जीएल लगाते हैं कि कौन सी वैल्यूएशन क्लास को हमने स्टॉक का इसको जीएल कौन सा देना है, हमने इसको इसका कंजप्शन का जीएल कौन सा लगाना है इस वैल्यूएशन क्लास को। तो जब भी फिर ये मटेरियल कंज्यूम होगा या उसका कोई स्टॉक आएगा तो उसके रेलिवेंट जो भी इसको जीएल लगा होगा, तो इस मटेरियल से रेलिवेंट हर एक्टिविटी उसके रेलिवेंट जीएल के अंदर परफॉर्म होगी। यहाँ पे इसका प्राइस कंट्रोल है कि हमने इसका प्राइस कंट्रोल दो मैंने आपको बताए थे शुरू में कि एक बी है और एक एस है। बी है इसका मूविंग एवरेज और एस है स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस जो है उसका मतलब है कि इसकी प्राइस सेट कर दी जाएगी और उस प्राइस के जो है अकॉर्डिंग ही उसका जो वैल्यूएशन है वो अपडेट होगी। बी जो है ये मूविंग एवरेज है जिसको हम वेटेड एवरेज भी कहते हैं कि हम हमारा जो टोटल जितनी जब भी परचेज होगी ट्रेडिंग के अंदर नॉर्मली आपको बताइए कि मूविंग एवरेज ही रखी जाती है कि हमारी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, जो भी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर इसका जो है वो रेट जो है वो अपडेट होगा। पर यूनिट प्राइस भी इसके अंदर जो है वो दी गई है कि इसकी प्राइस जो है 33.5 इसकी जो है वो प्राइस है, मूविंग प्राइस इसकी। तो नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। ये हमारा मटेरियल सेव हो गया। इसके अंदर दोबारा आते हैं जी। ये है जी उसके बाद वो कह रहा है जी दोबारा अगर आपने कोई मटेरियल क्रिएट करना है विद रेफरेंस टू अदर मटेरियल तो आप यहाँ से मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन टू कॉपी फ्रॉम भी कर सकते हैं जी, प्लांट ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और WH। ये आपने किस तरह कॉपी करना है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मटेरियल की स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं यहाँ से बैक करता हूँ और जहाँ पे ट्रेडिंग गुड को ओपन किया, यहाँ पे ट्रेडिंग गुड दी और यहाँ पे जिस मटेरियल से कॉपी करना है वो मटेरियल यहाँ पे दे दूंगा मैं अब ये हो रही है जी। screen स्क्रीन आप ये देखें ये आपके पास मेन स्क्रीन है अब ये ग्लोबल स्क्रीन बाइक की। जो हो रही है ये जो ये अभी आपके पास ग्लोबल बाइक की मेन स्क्रीन है। दीदी आ गई। अच्छा यहाँ पे इसको मैं खोल रहा हूँ। ये क्रिएट मटेरियल की स्क्रीन आ गई है। जी यहाँ पे मटेरियल दिया। अगर हमें कुछ पता है कोई पहले से कोई मटेरियल ओपन है तो हमने उसको उसको कॉपी करना है तो यहाँ पे वो मटेरियल दे के कॉपी फ्रॉम भी कर सकते हैं। ये कॉपी फ्रॉम है। यहाँ पे कोई पहले से अगर मटेरियल ओपन है उस मटेरियल को आप यहाँ से लेके ठीक है एंटर प्रेस करेंगे, कोई भी डाटा सिलेक्ट करेंगे आप जो आपने व्यू एक्सटेंड करने हैं, ठीक है। तो ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल और ये कॉपी फ्रॉम। ये अभी हम जिस पे ओपन एक्सटेंड करने जा रहे हैं और कॉपी डाटा कहाँ से करना है, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली उस जो पुराने मटेरियल से कॉपी होके इस मटेरियल के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका जो कॉपी फ्रॉम का सिनेरियो है ये भी इसके अंदर आपका कवर्ड हो जाएगा, ठीक है जी।
जी ठीक। उसके बाद है जी स्टेप 5 के अंदर है जी हमारा क्रिएट परचेज रेक्विजिशन। ये वो पहला स्टेप। सर एक क्यूरीन की जी जी सर। क्यूरी एक आंसर कर दूं। इनको टर्म्स क्या पूछा है किसी ने? इनको टर्म्स का पूछा है किसी ने? तो इनको टर्म्स बेसिकली क्या है, इसका शॉर्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स का। ये वो यूज हो रही हैं, उसका पर्पज होता है कि पॉइंट ऑफ डिलीवरी क्या है आपका किसी भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के अंदर, और फिर आगे ट्रांसफर ऑफ रिस्क कहाँ हो रहा है। इस तरह से एक्सवर्क्स है तो आपका जो बायर का जो सेलर का प्रेमिसेस है वहां से जैसे ही आउट होता है तो उसकी ट्रांसफर ऑफ रिस्क जाती है। और इसी तरह से कॉस्ट एंड होपफुली आपका आंसर हो गया होगा। जी चलिए आगे सर। जी चलो। अच्छा, तो इसमें है जी परचेज रेक्विजिशन। परचेज रेक्विजिशन वो पहला स्टेप है मटेरियल मैनेजमेंट का। मास्टर डेटा क्रिएट होने के बाद वेंडर भी हमारा क्रिएट हो गया, हमारा मटेरियल मास्टर भी क्रिएट हो गया। अब किसी ने कोई चीज़ अगर परचेज करनी है तो सबसे पहले उसकी डिमांड बनती है, जिसको हम परचेज रेक्विजिशन बोलते हैं। और इसका जो पाथ है वो इसमें अगर देखें तो लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग है, परचेजिंग के अंदर परचेज रेक्विजिशन क्रिएट का टैब है। ठीक है, तो एसएपी के अंदर भी हम इस स्टेप सारे को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सारे मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले इसका लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक के बाद मटेरियल मैनेजमेंट है, उसके बाद परचेजिंग है, और परचेजिंग के बाद इसका जो है जी वो है जी क्रिएट परचेज एक्विजिशन। परचेज एक्विजिशन के अंदर है जी क्रिएट, क्रिएट हमने करना है जी। तो ये देख लेंगे लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज रेक्विजिशन, क्रिएट। ठीक है, इसको जैसे ही डबल क्लिक करूंगा मैं, ये कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी मेरे पास। ये देख लीजिए, ये सारी जो स्क्रीन है जी, ये परचेज एक्विजिशन, हेडर, आइटम ओवरव्यू और आइटम, ये तीन स्क्रीन मेरे पास आ गई। सबसे पहले हेडर, आइटम ओवरव्यू, और नीचे आइटम जब देंगे तो आइटम का भी इसके अंदर डाटा आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू का टैब ये साथ आ रहा है, तो उसको मैं क्लिक करके यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ। तो ये अब थोड़ी स्क्रीन बड़ी भी हो गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है जी, हमने सबसे पहले परचेज एक्विजिशन का टैब यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज एक्विजिशन ही आ रहा है हमारे पास। उसके बाद हेडर है, हेडर के अंदर एक हेडर नोट का फील्ड है। ये एक टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई स्पेशल नोट लिखना है इस डिमांड के रेलिवेंट, हमें कोई अर्जेंसी है, या हमने ये देखिए इसमें लिखा ग्लोबल बाइक इज फॉर्मली रिक्वेस्टिंग कोटेशन फॉर फॉलोइंग नेचुरल। तो कोई भी टेक्स्ट नोट हम इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अर्जेंटली लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसका हेडर नोट है। हेडर नोट के बाद हमने आइटम ओवरव्यू के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर तो ये हमने आइटम ओवरव्यू के अंदर जब गए जाएंगे तो आइटम ओवरव्यू के बाद हमने देना है ये मटेरियल मास्टर, अपना वो मटेरियल जो अभी हमने ओपन किया है। ठीक है, ये वाला अभी हमने मटेरियल ओपन किया है जी विद, एंड भी हमने 860 लगाया था। जैसे ही इस मटेरियल को देके एंटर प्रेस करूंगा तो वो सबसे पहले पूछ रहा है जी इसका प्लांट बताएं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल था हमने जब खोला था तो हमने इसको एक प्लांट दिया था, तो इसका ये प्लांट मैं दे रहा हूँ इसको। ठीक है, प्लांट देके जैसे एंटर किया तो उसने उसका जो शॉर्ट टेक्स्ट था उस मटेरियल का वो उठा लिया,
उसका जो उसको मटेरियल ग्रुप लगा था वो उठा लिया। बाय डिफॉल्ट उसने जो डिलीवरी डेट है वो उसकी उठाई है। तो क्वांटिटी कितनी है इसकी, इसके अंदर लिखा जी आप 200 क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसने वही उठाया जो हमने मटेरियल क्रिएट करने के दौरान उसको दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसकी डिलीवरी डेट आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी डेट की रिक्वायरमेंट क्या है। आज अगर 19 है तो मैं कहता हूँ कि ये मुझे जो है 30 तक ये चीज़ चाहिए या 22 तक ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे इसकी डिलीवरी डेट भी सेट हो जाती है कि किस डेट तक हमें चाहिए। उसके बाद है जी इसका फॉर्मेट चेंज है, मंथ कर दो। सॉरी, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। इसको खोलेंगे ना सर्च की टैब को, यहाँ पे ये कैलेंडर खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से भी दे दूंगा तो वो बाई डिफॉल्ट वो खुद ही दे देगा। उसके बाद जिस स्टोर के अंदर जाइए, यहाँ पे अगर मैं स्टोर स्पेसिफिक कर दूंगा तो ये आइटम उसी स्टोर के अंदर आएगी जो मैं डिमांड के अंदर दे दूंगा। ये किसी और पे स्टोर के अंदर इसकी नहीं जा सकेगी, ठीक है। तो जिस स्टोर के अंदर चाहिए रेलिवेंट अपना स्टोर में दे सकता हूँ। इसके अलावा रिक्वेजिशनर, ये जो डिमांड बंदा कौन अगर बंदा है, अगर स्टोर नहीं दूंगा तो फिर वो ओपन रहेगा कि हम बाद में कि जहाँ वो मर्जी स्टोर कौन फिर से ओपन स्टोर रहेगा। वो जो भी परचेज ऑर्डर के अंदर जो भी स्टोर वो बंदा लगाएगा, अगर स्टोर नहीं लगाते तो किसी भी स्टोर के अंदर आप उसकी जीरन कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर आप इसको असाइन कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट जब भी जीरन होगी वो बाय डिफॉल्ट ये वाला स्टोर ही लेके आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये लेके आएगा, लेकिन अगर वो किसी और स्टोर के ऊपर एक्सटेंड हुआ तो वो जो है वो उस स्टोर के अंदर भी जीरन उसकी हो सकती है, ठीक। ठीक है। उसके बाद रेक्विजिशनर है। रेक्विजिशनर कौन है, जो बंदा भी रेक्विजिशन कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद उसका ट्रैकिंग नंबर, आप खुद से अपना कोई ट्रैकिंग नंबर इसको रखना चाहते हैं तो आप इसको ट्रैकिंग नंबर जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो बंदा चीज की डिमांड कर रहा है, अगर उसको पता है कि जी इसका रेलिवेंट वेंडर कौन है या वो वेंडर को जानता है, तो वो जहाँ पे वेंडर भी रेक्विजिशनर ही बता सकता है जी इस वेंडर से चीज आए। या फिर वेंडर फिक्स भी कर सकता है कि ये वाला वेंडर फिक्स है, इसके अलावा किसी और से चीज ना आए। तो यहाँ पे अगर वेंडर फिक्स कर दे तो ये वेंडर आगे फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर तीसरा टैब है जी आइटम डिटेल का। ये हेडर को मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से, इसको भी और इसको भी। टोटल मैंने आपको यहाँ पे 3 टैब बताए हैं। ये आइटम ओवरव्यू का, आइटम ओवरव्यू के अंदर है जी आइटम, आइटम की डिटेल, इंडिविजुअल आइटम की जो डिटेल है वो नीचे आइटम डिटेल के अंदर आ जाती है। इसके अंदर आगे फिर डिफरेंट टैब्स हैं। इस टैब्स के अंदर देखें तो मटेरियल के अंदर सबसे पहले मटेरियल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका अगर कोई बैच है तो बैच कौन सा है उसका, सप्लायर मटेरियल कौन सा है इसका। सप्लायर मटेरियल कौन सा होता है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम कुछ और कह रहे हो और सप्लायर उसको कुछ और कहता हो, तो यहाँ पे जो सप्लायर का रेलिवेंट नाम है उसका वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। उसके अलावा उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी यूनिट, इसके अंदर क्वांटिटी वाला टैब अलग से दिया गया नीचे, कितनी क्वांटिटी है उसकी। और डिलीवरी डेट कौन सी है उसकी, रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट कौन सी है, आज की डेट में बैठ के उसने रिक्वेस्ट किया थी मुझे इस डेट को चाहिए। उसके बाद प्लान डिलीवरी टाइम, ये मटेरियल के अंदर अगर हमने डाल दे तो वहां से आ जाता है। अगर यहाँ एक दो चेक आप देख रहे हैं जी क्लोज्ड, अगर आप यहाँ पे क्लोज का चेक लगा देंगे तो ये आपके आइटम आइटम जो है क्लोज भी हो सकती है। वैल्यूएशन टैब के अंदर उसने उसकी प्राइस जो है वो ले ली है कि इस ये जो आइटम की प्राइस है वो कितनी है। या मटेरियल मास्टर के अंदर जो प्राइस सेट की हुई थी वो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ से उठा ली है और उसने उस मटेरियल को उस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल जिसने उसके बनते हैं जी, वो उसने उसके यूएसडी बना दिए हैं। अ, उसके अंदर टैक्स कोड, अगर कोई टैक्स कोड यहाँ पे आप देना चाहते हैं टैक्स कोड भी इसको दे सकते हैं। GR नॉन वैल्यूडेड इनवॉइस रिसीट का चेक लगा हुआ जी। इनवॉइस रिसीट का मतलब है कि इसकी इनवॉइस जो है वो भी रिसीव होगी और ये गुड रिसीट का चेक लगा हुआ है कि इसकी स्टॉक भी आएगा। जो नॉन स्टॉक आइटम्स होती हैं उनका गुड रिसीट का चेक यहाँ पे नहीं होता। सोर्स ऑफ सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई के अंदर जो ऊपर हमने वेंडर की चीज़ें बताई थी वो वेंडर यहाँ पे दे सकते हैं जी। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ऑर्डर यूनिट कौन सा है, प्लांट इसका कौन सा है,
सप्लायर मटेरियल नंबर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर हम दे सकते हैं, ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है देने की। स्टेटस का टैब है, स्टेटस के अंदर इसका टैब स्टेटस है जी, ये वाले जो डिमांड है ये नॉट ब्लॉक्ड है या ब्लॉक्ड है या ब्लॉक फॉर सेंट्रल परचेजिंग है। तो बाय डिफॉल्ट ये नॉट ब्लॉक्ड होती है, तो ये ब्लॉक भी हो सकती है। ब्लॉक किस वजह से या उसकी टेक्स्ट आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, जो बंदा डिमांड कर रहा है वो इसका कॉन्टैक्ट पर्सन है। क्रिएटेड बाय कौन है, ये यूजर आ गया बाय डिफॉल्ट जिस यूजर से क्रिएट हो रही है। डिटेल जो रियल टाइम मैनुअल क्रिएट हुई है, ये वाला रिक्वेजिशन जो मैंने ऊपर नाम डाला है उसका ट्रैकिंग आईडी नंबर, परचेजिंग ऑफ ग्रुप और एमआरपी कंट्रोलर, ये उसने मटेरियल मास्टर से उठा लिया, जो मटेरियल मास्टर के अंदर जो डिफाइन किया था मैंने, ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद टेक्स्ट है, जिस तरह हेडर के अंदर हमने टैक्स मेंटेन किया इस तरह हर आइटम के अंदर भी हम टैक्स मेंटेन कर सकते हैं। और टैक्स के अंदर आइटम टेक्स्ट है, आइटम नोट है, डिलीवरी टेक्स्ट है, मटेरियल पीओ टेक्स्ट है। तो आइटम के अंदर क्यों उसने डाला कि यहाँ पे एक ही जो डिमांड है उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स भी हो सकती हैं और हर आइटम का यहाँ पे जो टैक्स है वो यहाँ पे मेंटेन होगा। इसलिए आइटम को इसलिए यहाँ पे दिया गया कि हम हर आइटम का अलग से भी उसका जो है वो कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट जो हमने इस मटेरियल जब को खोला है तो उसके अंदर जो प्लांट हमने दिया उसका नाम आ गया ग्लोबल बाइक डीसी मियामी, जो उसका जो इसका जहाँ पे इसने शिप होना है, जहाँ जहाँ पे आना है, स्टोरी लोकेशन, उसके बाद स्ट्रीट, उसका एड्रेस, उसका जो पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन है ये उसने इस प्लांट की रेलिवेंट जो उसके अंदर एड्रेस वगैरह मेंटेन किया था वो उसके अंदर सारा उसने ले लिया। ये पीआर है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है परचेज एक्विजिशन का। परचेज एक्विजिशन को यहाँ से हम जब सेव करेंगे तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा। ये एक नंबर जनरेट हो गया, इसका मतलब है जी ये जो परचेज एक्विजिशन नंबर है 490 ये लग गया। ठीक है, अब इस यहाँ से बैग आ जाते हैं। अगर हमने इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो डबल क्लिक करके चेंज के टैब के अंदर जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट वही लेगा ये वाला नंबर। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं, कोई और लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर उसका चेंज भी कर सकते हैं अदर परचेज एक्विजिशन पे क्लिक करके। तो अगर आपने 91 करना है, 989 करना है, तो जो नंबर देंगे उसको वो नंबर भी आप यहाँ पे दे के उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप कोई चेंज भी करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज के अंदर वो सारी चीज़ें खुल गई है। तो ये है जी हमारा परचेज एक्विजिशन का रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी। ये नंबर इसने जिस नीचे लगाया वो वही अभी हमने वहां पे लगाया। ये है जी, अगर हमने जो जो मटेरियल हमने जिसकी डिमांड की है तो उसकी हमें लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, स्टॉक स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट है। तो अगर हमने उसकी स्टॉक की रिक्वायरमेंट लिस्ट देखनी है तो हम वो देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम ये वाला बात जो है इसको फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट है, उसके अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बाद जो है इन्वायरमेंट और स्टॉक है, उसके बाद इन्वायरमेंट है, उसके बाद स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद है जी स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, ये है जी स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट। ठीक है, अगर आपने उसका स्टॉक देखना है ऑलरेडी ऑलरेडी उसका स्टॉक कितना पड़ा है, तो ये वही MMBE की स्टॉक रिपोर्ट है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। उसका इससे पहले कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, जीरो आ रहा है इसका स्टॉक। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट देख इसको कंटिन्यू करें। प्लांट कौन सा है इसका, MI00। ये 200 की रिक्वायरमेंट बनी है इसकी, ये देखिए ये 200 की रिक्वायरमेंट इस मटेरियल की स्टैंड हो गई है जी। ये 490 का मटेरियल है और आइटम नंबर 10 है। अगर जो हम पीआर जब क्रिएट करते हैं तो उस पीआर के अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो है हमारे मटेरियल नंबर भी हो सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स भी हो सकते हैं।
तो साथ उसने उसका आइटम नंबर भी बताया जी, सिर्फ 10 है। 10 का मतलब पहली नंबर का मटेरियल है पीआर का, जिसकी 200 की रिक्वायरमेंट जो है वो जनरेट हुई है। ठीक है जी, 22/7 की इसकी जो रिक्वायरमेंट डेट है वो लगी है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको, इसकी स्टॉक रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इसका क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। परचेज एक्विजिशन के बाद कोटेशन है। कोटेशन के अंदर क्या आ जाता है जी, हमने जब किसी भी यूजर ने जब एसएफपी के अंदर डिमांड की, तो उस डिमांड को लेके आगे जो परचेज वाला बंदा है उसने जो मार्केट से कोटेशन लेनी है, तो वो कोटेशन एसएफपी के अंदर किस तरह बनाएगा। तो वो कोटेशन बनाने का भी एक तरीका है एसएफपी के अंदर, वो उसको हम अभी फॉलो करेंगे। ठीक है जी, क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को जो है वो क्रिएट करने के लिए ये है जिसका पाथ। लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट है, उसके अंदर परचेजिंग है, और परचेजिंग के अंदर आरएफक्यू है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के बाद है जिसका क्रिएट। क्रिएट मोड के अंदर अगर जाए हम यहाँ पे, लॉजिस्टिक, इसमें है जी मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें है परचेजिंग, परचेज के अंदर है जी आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर क्रिएट है जी ME41। इसका ट्रांजैक्शन कोड है, अगर हम ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू जाए तो ME41 है। डबल क्लिक करके इसको खोलूंगा तो ये एक स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडी को फॉलो करें तो इसकी जो टाइप हमने EN लेनी है वो बाई डिफॉल्ट EN आ गई है। लैंग्वेज हमने इसकी EN लेनी है, और डेट रिक्वेस्ट RFQ डेट। RFQ डेट जो है वो बाई डिफॉल्ट वही होती है जिस दिन जो RFQ बनाई जा रही है उसको। ऐसा क्वेश्चन एक किया है बच्चे ने, उधर पेपर में क्या क्या चीज़? क्वेश्चन एक आया है चैट जी बॉक्स जी, में वो ना, वो भी वो वही पेपर देख रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन ही देख रहा हूँ। अच्छा जी, आपके क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं जी। मैं ये स्क्रीन बंद कर देता हूँ। अच्छा, एसएपी के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो हमारी वो चीजें जो हमारी स्टॉक से रेलिवेंट है, जिसका हम स्टॉक जो है वो परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो वो आइटम्स जिनका हम जिनको स्टॉक से रेलिवेंट जितने में वो हमें एज ए मटेरियल ओपन करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि अगर डिफरेंट कलर के डिफरेंट ही मटेरियल होंगे, तो डिफरेंट कलर को हमने मैनेज करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम उसके डिफरेंट बैच लगा दें कि एक मटेरियल एक ही हो और उसके जो है डिफरेंट बैच बन जाए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि उसके मटेरियल ही दो खुलें। जैसे मैं यहाँ पे, हम अपनी परचेज एक्विजिशन के अंदर आ जाते हैं वापस। तो ये देखें जी, चेन लॉग है 801। ठीक है जी, ये 801 है। अब नीचे जो है मैं ये करता हूँ कि इसके रेलिवेंट नीचे एक और भी है। मुझे इस प्लाट के ऊपर जो मटेरियल है वो देख लूँ मैं कोई और। एक मटेरियल की रिपोर्ट है MM60। इसके अंदर आकर आपने स्पेसिफिक किसी प्लांट के मटेरियल देखनी हो तो आप इसको रन करके, मैं MI00 दे के इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, तो इस प्लांट के ऊपर जितने भी मटेरियल खुले होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मटेरियल एक और कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ से।
ये देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला आपका ब्लू है, ये वाला रेड है, दो आइटम कोड आपके अलग खुलेंगे। ठीक है, अगर आपके आइटम कोड अलग खुले हुए हैं तो इसी डिमांड के अंदर हम इसको स्टॉक इस तरह मैनेज करेंगे कि 200 इसका और 100 इसका। और जब स्टॉक आएगा तो इसका अलग अपडेट होगा, इसका अलग अपडेट होगा, दोनों की इश्यूएंस भी अलग आएगी, जो स्टॉक की रिसीविंग है वो भी अलग अलग आएगी। तो इस वजह से दोनों का अलग अलग कलर वाइज, साइज वाइज, डिजाइन वाइज आपका स्टॉक जो है वो सिस्टम के अंदर मेंटेन हो जाएगा। ये तैयब भाई ने क्वेश्चन किया था जी। तैयब साहब आपका मतलब ये एक ही क्या चीज? आपकी कैबिनेट आवाज ओपन होंगे, आवाज कट गई है रिजवान मटेरियल ओपन साहब। होंगे। मैंने कहा अगर एक ही आइटम लाइक एक पेन है, अगर हम पियानो का पेन परचेज कर रहे हैं या उसको ओपन कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट कलर हैं तो वो डिफरेंट आइटम्स ओपन होंगे। वो एक ही ये नहीं होगा कि पियानो पेन है और उसके वेरिएंट आगे चार हैं, ये वो चार वेरिएंट के नए कोड ही ओपन होंगे। हाँ, उसमें उसमें होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं। अ, उसमें ये होता है कि जो जब हम मटेरियल ओपन करते हैं तो मैं मटेरियल को चेंज करके आपको दिखा दूं। ये प्लान डाटा के अंदर ये एक चेक होता है बैच मैनेजमेंट का। हम्म, ये बैच मैनेजमेंट का जब चेक हम मटेरियल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, फिर इस मटेरियल के बैच क्रिएट कर लिए जाते हैं। सही। अगर सेम मटेरियल के मल्टीपल वेरिएंट होंगे तो वो फिर एक बैच हाँ के जी, अंदर आ उस जाएंगे। मटेरियल के मल्टीपल वेरिएंट जो है वो बना दी जाते हैं। जैसे मैं इसको कह रहा था जी, ब्लू, ठीक है जी, इसको कर दिया सेव, इसको कर दिया रेड, ठीक है जी, इसको भी कर दिया सेव। हम्म, ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी इस मटेरियल का वो लगेगा, जो परचेज रिक्वेजिशन बनेगी, ठीक है, इसके अंदर डिटेल के अंदर जाएं। यहाँ पे बैच की नहीं है, आप पीओ लेवल पे जाके इसका बैच डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बैच है इसका, सॉरी, ये इसको कर देता हूँ मैं जी, ब्लू, ठीक है, और इस आइटम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ जी रेड। ये देखें, ये जो है ये क्वांटिटी 150 है और ये 200 है। ठीक है, अब जो पहली आइटम है ना, हम्म, उसका बैच जो है ये आइटम नंबर 20 है, तो यहाँ से आइटम नंबर जो 10 है उसका बैच है जी 20 है, तो 10 का ब्लू है और 20 का रेड है। ठीक है, अब देखिए आइटम एक ही है, सही। आइटम एक ही है, लेकिन उसको हमने क्लासिफाइड कर दिया बैच के अंदर। तो इसका क्या होगा कि जब स्टॉक हमारा परचेज होगा तो इसी तरह स्टॉक आएगा जब हम इसकी जीआरएन करेंगे। तो ये सिनेरियो हम आगे इसको इसी सही। को लेके चलेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अच्छा, क्लियर इसमें है? एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो ऊपर आइटम 10 और 20 लिखा है, ये इसका बेसिकली इस पीआर के अंदर इसका सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर ही है, सीरियल नंबर ही है, ये इंटरवल डिफाइन किया गया। हम्म, इसका फायदा क्या होता है? ठीक है, इसका फायदा ये है कि हम्म, हमने दो दो लगा ली। अब हमें याद आया कि एक आइटम और भी ऐड करनी है, लेकिन वो इसके नीचे आने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये 10 to 29 डिजिट का गैप मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे। 11 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे
इसको आप सॉर्ट करेंगे ना, ये वाली लाइन उसके अंदर चलेगी, उसके अंदर ऑटोमेटिकली चलेगी। आपने का जो गैप है, इंटरवल गैप है, वो भी कवर हो जाता है। और आप इसको 1 2 भी कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ लेवल पे हो जाती है ये चीज़। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो 10 20 ही चलता है, बाय डिफॉल्ट 10 20 ही चलता है। बाद में इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हो सकता है। तो 10 20 का मैंने आपको वो मकसद भी बता दिया कि अगर हमने उस गैप के अंदर, क्योंकि जब मल्टीपल आइटम परचेज होती है, 100 आइटम परचेज हो रही है, 2 200, तो उसके स्पेसिफिक गैप के अंदर कोई चीज़ डालें तो आप उसको कर सकते हैं। ये सेव हो गया जी हमारा, ये परचेज एक्विजिशन सेव हो गई हमारी। अच्छा जी, उसके बाद है जी कोटेशन। कोटेशन के पेज के ऊपर थे हम। ये है जी RF को टाइप है, लैंग्वेज है और उसकी डेट है। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट है, परचेजिंग है और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है। और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर क्रिएट है। क्रिएट के ऊपर हमने EN और डेट आज की बाय डिफॉल्ट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई। और कोटेशन डेडलाइन, डेडलाइन क्या होती है कि मैं आज की डेट में बैठ के एक कोटेशन बना रहा हूँ, तो वेंडर को मैंने डेडलाइन देनी है कि भाई मुझे कल तक इसके रेट देने हैं आपने। ठीक है, ये मैं वेंडर को डेडलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ये कोटेशन बनेगी तो बन के मैंने मार्केट में लेके जाना ना डॉक्यूमेंट ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं क्रिएट करके, ये है जी। उसके बाद है जी रेफरेंस टू परचेज रेक्विजिशन। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आएंगे अगर आप, तो ये सारी चीजें देके डेट ले ली, फर्स्ट डे नेक्स्ट मंथ। उसके बाद उसने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ले ली, N00। ठीक है, ये उसने US00 प्लांट MI00 लिया है उसने। प्लांट देख लिया हम, प्लांट वही है हमारा। उसके बाद है जी, ये देखें, इन द डिफॉल्ट डाटा फॉर्म प्लांट MI, देन सिलेक्ट रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन। ठीक है, तो रेफरेंस टू परचेज एक्विजिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास आएगी। ये क्लिक किया हमने तो ये वाली विंडो आ गई। वो परचेजिंग हमने यहाँ पे परचेज एक्विजिशन नंबर यहाँ पे पेस्ट करना है हमने, वो 490 हमारा आ गया। इसको हमने करना है जी कंटिन्यू। एंटर आप हम जो है परचेजिंग ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप हमारा क्या था, N00 N00। एंटर किया, ये वाली स्क्रीन आ गई। अब इसमें क्या है कि कोटेशन क्या हमने दोनों लाइनों की बनानी है या एक लाइन की बनानी है, तो दोनों लाइनें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है इसमें, कंटिन्यू करने के बाद, ठीक है, ये एक स्क्रीन ये भी आएगी। ये भी मैं दिखा देता हूँ कब आएगी। ये दोनों लाइनें सिलेक्ट करके हमने अडॉप्ट करनी है। जैसे ही अडॉप्ट करेंगे तो ये वाली स्क्रीन हमारे पास एक आएगी। इसमें आज कस्टर्ड क्वांटिटी है, कोटेशन डेडलाइन 20 है, डिलीवरी डेट कब चाहिए। ठीक है, डिलीवरी डेट हमारी 22 है, कोटेशन डेडलाइन 20 है। तो ये वाली स्क्रीन के अंदर देखें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, डेडलाइन डेट कौन सी है। ठीक है, ये वाली डेट, एंटर प्रेस किया, दोबारा एंटर प्रेस किया, दोनों आइटमें हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे ये कोटेशन बनने जा रही है हमारी। तो कोटेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट मटेरियल वही आ गया, उसकी क्वांटिटी भी आ गई, डिलीवरी डेट भी आ गई, उसकी कोटेशन डेडलाइन डेट भी आ गई। अब हमने इसमें के अंदर कोई भी अभी तक चीज़ खुद से नहीं दी, सारा के सारा डाटा हमारा PR से उठ के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप, तो हेडर के अंदर ये वाली स्क्रीन है जो इस PDF के अंदर भी दी है। ठीक है, ये हेडर की स्क्रीन है। इसके अंदर देखें आइटम 10 है, कलेक्टिव नंबर है, कोटेशन डेडलाइन है, ये डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो जी कलेक्टिव नंबर। कलेक्टिव नंबर क्या होता है कि हमने एक जो कोटेशन है वो मल्टीपल वेंडर के लिए बनानी है। ठीक है, जब हम मल्टीपल वेंडर के लिए एक कोटेशन बनाएंगे, ठीक है, तो उसको कोई एक कॉमन नंबर दे देंगे कि जिसकी बेस पे हम सर्च कर सकें कि इस जो कोटेशन है, इस ये जो हमारी डिमांड है इसकी कितनी कोटेशन बनी है। तो ABC 156 जो है मैंने इसका कलेक्टिव नंबर रखा है।
ठीक है, ये दे के इसको, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी वैलिडिटी स्टार्ट कब है, वैलिडिटी एंड कब है, अप्लाई बाय कौन है, वारंटी इसकी कब है, जो है इसकी बैंडिज पर है, इसकी टारगेट वैल्यू कितनी होगी इसकी, अ, जो है इसके इनकम्प्लीट वर्जन जो है ये 1 और 2 है, लोकेशन 2 है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो रेफरेंस के अंदर, ये कौन सा रेफरेंस हमारा जो है वो इसको लेके जाएगा, ये आवर रेफरेंस, हमारा रेफरेंस, और योर रेफरेंस ये उनका कस्टमर का रेफरेंस, उसका सेल्स जो पर्सन कौन सा होगा, उसका टेलीफोन नंबर क्या होगा, तो उस बंदे का नाम यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं एडिशनल के तौर पे। ओवरव्यू के अंदर वापस जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाद में जी सप्लायर एड्रेस जो है वो इसके अंदर डालना है जी, ठीक है। सप्लायर एड्रेस के अंदर हमने ये जी हमारा आ रहा है जी लिंकॉन सिटी, ये हमने लेना है जी सप्लायर, ये हमने जो क्रिएट किया था सप्लायर मिड वेस्ट के नाम से हमने ओपन किया था सप्लायर। तो यहाँ पे सप्लायर लेने के लिए ये है जी सप्लायर एड्रेस, ठीक है जी। सप्लायर एड्रेस के अंदर यहाँ पे हम सप्लायर सर्च करेंगे, ये मिडेस्ट सप्लाई हमने किया था 46246, सबसे लास्ट जो हमने आज किया है, इसको सर्च क्लिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और बाय कंपनी कोड कर लेते हैं हम इसको, इस कंपनी कोड के जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे, इसका सर्च, सर्च बार इसकी नहीं, क्यों नहीं काम कर रही, अच्छा क्या नाम था इसका, ये नाम है मिड वेस्ट सप्लाई। हम इसको ये ले लेते हैं, प्रेस एंटर किया, ये नहीं है, ये उस कंपनी के ऊपर होना चाहिए, जिस कंपनी के ऊपर कोटेशन बना रहे हैं उस कंपनी के ऊपर ये वाला इसका होना लाजमी है। ये हमने ले लिया, इसको यहाँ पे सिंपल हमने सेव करना है, तो यहाँ पे ये एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अगर इस डॉक्यूमेंट को देखें तो सप्लायर एड्रेस के अंदर हमने ये वाला सप्लायर दे के उसका हमने एक नंबर जनरेट करना है, ये एक नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। और दूसरा हमने जो सप्लायर लेना है वो है जी ये वाला नाम है उसका, तो यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है जी। ये दूसरा नंबर जनरेट हो गया, तो यहाँ पे ये कह रहा जी एंड SPY, एक ये वाला हमने करना है, तो ये सेव कर दिया। सबसे पहला जो नंबर था वो 51 था, 52 और 53, इसके बाद भी हम जितनी मर्जी कोटेशन बना लें तो कोटेशन तो बना सकते हैं, ये 3 कोटेशन हमारी सेव हो गई हैं। कोटेशन बनाने के बाद हमने उनको क्या करना है, मेंटेन कोटेशन फ्रॉम वेंडर। फ्रॉम वेंडर का मतलब है कि हमने जब कोटेशन वेंडर को भेजी उसने हमें रेट दे दिया, तो हम अब हमने सिस्टम के अंदर उन कोटेशन का जो है वो रेट मेंटेन करना है। तो रेट मेंटेन करने के लिए एक कोटेशन जहाँ से हमने क्रिएट की थी उसके अंदर इसको ME47 के अंदर हमने जाना है, तो ये पाथ फॉलो कर लेते हैं जी। लॉजिस्टिक है, परचेजिंग रिक्वेस्ट और कोटेशन है, कोटेशन के बाद मेंटेन है, ठीक है। इसको हम बंद कर लेते हैं सारा,
कस्टमर कोटेशन के बाद मेंटेन है, मेंटेन के अंदर 47 है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5-1 लेते हैं। तो दो कलर हमने किए थे ऑर्डर जी, पहले का मैं कहता हूँ जिसने प्राइस रेट हमने जो दिया है, यहाँ पे इसने को रेट दिया तो वो रेट दे देते हैं। इसने 32 दिया है, 36 दिया है, इसने 35 दिया है। ठीक है, इसने 32 दिया है, कुछ सेव कर दिया। ठीक है, सिर्फ नंबर दिया है और उसको सेव कर दिया। डॉक्यूमेंट तो सारा पहले से बना हुआ है, डिमांड से कॉपी होकर कोटेशन बनी हुई है। इसने 35 दिया है। ठीक है, इसको सेव कर दिया। और जो 53 का डॉक्यूमेंट है, 36 दिया है। दोनों आइटम, दोनों कलरों का, तीनों को जो है मैंने सिस्टम के अंदर वो रेट मेंटेन कर दिया है। तो स्क्रीन गौर से देख लें, वही स्क्रीन है जो क्रिएशन के टाइम पे थी, सिर्फ रेट की एक जो नई कॉलम ऐड हुआ है, जो हमने रेट मेंटेन किया है। तो रेट हमने सिस्टम के अंदर जब मेंटेन कर देना है, तो इस डॉक्यूमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये अब इसके नंबर स्टेप 9 है, एवेल्युएट कोटेशन ऑन प्राइस। हमने जो कोटेशन है बनाई थी, कोटेशन उनको हमें एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आ, ये प्राइस कंपैरिजन है, ME49। ठीक है, ये पाथ सारा वही चल रहा है, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और कोटेशन के अंदर है जी प्राइस कंपैरिजन। ठीक है, प्राइस कंपैरिजन के अंदर अब ये डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, जो जिसकी बेस पर हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कोटेशन नंबर याद है तो यहाँ पे कोटेशन नंबर दे के भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे एक कलेक्टिव नंबर दिया था ABC156। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तीनों कोटेशन के नंबर नहीं दे रहा, सिर्फ एक नंबर दे के इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन मेरे सामने आएगी। ठीक है, ये स्क्रीन किस तरह आई है जी, सिस्टम ने कहा जी जो 151 वाला वेंडर है जी, उसने आपको रेट दिया है 93%। ठीक है, वो 32 जो है रेट दिया उसने उसको। ठीक है, और इसने साथ इसको रैंक लगा दिया, रैंक इसका 1 है। ठीक है, ये टोटल वैल्यूएशन बन रही है, प्राइस टोटल ये बन रही है पर यूनिट, और रैंक ये यहाँ पे आ गया। जो हमारा वेंडर 2 है उसने रेट दिया जी हमें 35, तो ये 102% बन रही है। ठीक है, टोटल वैल्यू की, और ये रैंक 2 के ऊपर है। और तीसरा जो वेंडर था उसने हमें 36 जो है वो प्राइस कोड की है, और उसकी बिना पर इसका जो है रैंक नंबर 3 जो है ये 105% इसकी प्राइस बन रही है। तो ये एक प्राइस कंपैरिजन सिस्टम के अंदर सिस्टम ऑटोमेटिक बना देता है जी आपके लिए कौन सा वेंडर जो है वो सूटेबल है। हमने क्या किया था, PR के रेफरेंस से हमने कोटेशन बनाई थी, 3 कोटेशन, कोटेशन नंबर 1, 2, 3। हमने 3 वेंडर को, 3 डिफरेंट वेंडर को कोटेशन भेजी। 3 डिफरेंट वेंडर ने हमें 3 डिफरेंट रेट दे दिए। इसने कहा ये रेट है, इसने कहा ये रेट है, इसने कहा ये रेट है। ठीक है, तो हमने वही रेट सिस्टम के अंदर पुट कर दिए, और कंपैरिजन सिस्टम ने ऑटोमेटिक बना दिया तो कौन सा जो वेंडर है वो हमें बेस्ट प्राइस के ऊपर चीज जो है वो दे रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसी स्क्रीन के ऊपर रहते हुए हमने इसको डबल क्लिक करना है, ये वाला। ठीक है, ये वही ME42 की स्क्रीन, जो कोटेशन की स्क्रीन है वही खुल गई है, मेंटेन कोटेशन ऊपर लिखा हुआ जी। ठीक है, इसको हमने राइट साइड पे करेंगे तो ये एक रिजेक्ट इंडिकेटर है। आपकी बात कट रही है। जी जी, अभी आवाज मेरी ठीक है? हेलो, हेलो रिजवान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, तो ये साहब आप चार्जर भी लगा रहे हैं, बैटरी खत्म होने वाली है आप। 7 मिनट रह गए, कोई नहीं, अभी है इसके। हाँ, अच्छा जी, इसमें है जी जो मैंने आपको कोटेशन बताई थी, जो कोटेशन हमने रिजेक्ट करनी है, जिसको हम कहते हैं जी इसका रेट हमें फिजिबल नहीं लग रहा। ये स्क्रीन अगर आपको समझ आ गई है तो जिस कोटेशन को हमने रिजेक्ट करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल थोड़ा राइट करेंगे। राइट स्क्रॉल करने के बाद इसको हमने रिजेक्ट इंडिकेटर लगा देना है। रिजेक्ट का इंडिकेटर लगा के इसको हमने कर देना जी सेव। ठीक है, ये वाली कोटेशन रिजेक्ट हो गई।
और ये वाली कोटेशन जो है हमने इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके इसको हमने रिजेक्ट का इंडिकेटर यहाँ पे इसको भी लगा दिया। तो रिजेक्ट का इंडिकेटर जब हमने लगा दिया तो ये भी हमारी कोटेशन हमने सिस्टम के अंदर रिजेक्ट कर दी। तो ये एक कोटेशन जो है बची है हमारी। अगर आप ये जिस बंदे ने रिजेक्ट की है उसके हाथ में है कि वो चाहे तो इस इन दोनों को रिजेक्ट कर दे, वो चाहे तो इन दोनों को रिजेक्ट कर दे। लेकिन चूंकि इसने रैंक 1 के ऊपर रेट दिया हमें, इसका रेट अच्छा है, तो हमने इन दोनों को रिजेक्ट किया है। वरना आप जिसको भी रिजेक्ट कर देंगे वही रिजेक्ट होगी, तो दूसरी रिजेक्ट नहीं हो सकती। तो इसको करने के बाद आप इसको कर देंगे जी बैक। ये सिंपल एक रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, इस कंपैरिजन में तो ये सिर्फ रेट का कंपैरिजन कर रहा है ना। हाँ जी। जस्ट अगर से कि हमने एक पेन ऑर्डर किया और उसका वो एक चाइना ब्रांड का है, एक जापानीज ब्रांड का है, एक इंग्लिश ब्रांड का है, तो वो अगर हम मेंशन करेंगे तो वो उस केस में तो वो कंपैरिजन जो ये रैंकिंग देगा वो तो फिर ठीक नहीं होगी ना। देखें, जो डिफरेंट ब्रांड्स की चीज होती है, हर ब्रांड का एक अपना रेट होता है, ठीक है। तो जब हमने हम्म, एक चीज जब कोटेशन बनाई तो उसके अंदर हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिक कर दी। हमने वहां पे लिखा लिखा कि हमें पिकासो का ही पेन चाहिए। तो पिकासो हमने डिफाइन कर दिया ब्रांड पहले से। अगर हम डॉलर परचेज करेंगे तो कोटेशन भी डॉलर डॉलर पेन की बनेगी, ठीक है। तो वो ये वहां पे कॉमन हमने डिमांड जो है वो हम्म, नहीं बनेगी। वो पहले से ब्रांड हमने सेलेक्ट करके फिर उस ब्रांड की मार्केट से चीज ली, ठीक है। तो मार्केट के से हमें डिफरेंट रेट्स के ऊपर वो चीज मिल रही है। सही। जब ब्रांड स्पेसिफिक चीज होती है तो उसमें फिर कंपटीशन ही होता, उसमें भी डायरेक्टली ब्रांड से चीजें परचेज कर लेती है। ये वो कॉमन चीजें ये हैं जो मार्केट के अंदर। उसमें भी उसमें भी आ जाता है, जैसे नाइकी वियतनाम, नाइकी जो दूसरे ब्रांड दूसरी जगह बना हुआ में चेंज आता है, फर्क होता है उसमें। ब्रांड भी कहाँ का बना हुआ है वो भी मेंशन। वो मेक ब्रांड ओरिजिन की आप बात करें, लोकल और इम्पोर्ट की। जी जी। लोकल लोकल और इम्पोर्ट के जैसे अंदर टोयोटा आप पाकिस्तान गाड़ी है, टोयोटा टोयोटा जापानीज गाड़ी है, तो वो दोनों में देखें, सेम जब ब्रांड जब रेंज जब जब इस सेम तरह की मॉडल में फर्क नहीं जब होगा। देखिए रिजवान साहब, जब इस तरह कॉमन परचेज की चीज की बारी आती है ना, तो उसमें क्या होता है जी, हमने वो कॉमन चीज की, अब जब हमने एक इम्पोर्टेड और लोकल चीज ही अलग कर दी है तो दोनों का तो रेट जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। इम्पोर्टेड जो है कम से कम भी जो 50 से 60% महंगी होती है लोकल से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर लोकल और इम्पोर्ट को हम अपने स्टॉक के अंदर आइटम कोड ही दो अलग रखते हैं। इम्पोर्टेड अलग है और लोकल अलग है। एक ही आइटम कोड को हम लोकल और इम्पोर्टेड में परचेज करेंगे तो उसका वेटेड एवरेज रेट जो है वो खराब हो जाएगा, ना वो लोकल का होगा ना वो इम्पोर्ट का होगा। तो उसका जो वैल्यूएशन है हमारी वो ठीक नहीं होगी। इस वजह से हमें दो अलग अलग ही रखने पड़ते हैं। ये वो प्राइस कंपैरिजन की स्क्रीन है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ये वाली प्राइस कंपैरिजन की शीट है जो हमने, उसके बाद इसने डबल क्लिक करके इसको जाके रिजेक्ट किया, ठीक है। दो स्टेप मैंने अभी करवाए आपको। आगे इसका परचेज ऑर्डर है। तो आज के सेशन का हमारा टाइम काफ़ी हो गया। तो परचेज ऑर्डर फिर हम कल के हम सेशन में कर लें इसको। कल से कर लेंगे। ठीक है जी। आज के सेशन के अंदर कोई क्वेश्चन है किसी का, मैंने देख लेता हूँ, चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। अगर किसी ने कोई मैसेज किया तो। मैसेज कोई भी नहीं है। कोई और क्वेश्चन करना चाहे बना तो कर सकता है। रिजवान साहब, जी जी सर। अच्छा कोई आपने काम इस पे करना शुरू किया है, यानी अपनी प्रैक्टिस शुरू की है? सर मैंने आज वो शुरू किया है इसमें कस्टमर मास्टर से ना, तो इंशाल्लाह संडे के बाद आपको क्वेश्चन आएंगे ढेर सारे। तो बाकी लोग भी कुछ कर रहे हैं या ना सिर्फ हमारे ऊपर ही यकीन कर रहे हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप ये तो तो ये तो हमारा यकीन है कि आप ठीक ही कह रहे हैं लेकिन नहीं इसके नहीं, आप साथ हमने यकीन करके आप हमारे पर ना यकीन ना करें कि हम ठीक बात कर रहे हैं, आप करके देखें। क्योंकि ये आप जी जी वो करके तो देखें करेंगे। ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जी जी ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में ये जो
संडे है जी, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस पे मेरा 2-4 घंटे न लगाएं इसके ऊपर, ऐसे ही चलो। ताकि जहां तक हम पहुंच गए हैं PRRF की कोटेशन, और पीछे हमने वो सारा SD का प्रोसेस देखा था, तो यहाँ तक आप साथ मिल जाए। जी ऐसे ही इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कोशिश ये कि करें, हम क्वेश्चन भी आपको थोड़ा बहुत- क्योंकि हमारी कोशिश तो यही है कि जी जितना मैक्सिमम हम आपको अनेबल कर सके, तो उसके लिए आपकी तरफ से भी ना एफर्ट काफी सारी चाहिए कि आप ऑनलाइन इसको कनेक्ट करके SAP को, तो ये गाइड जो है ना एज इट इम्प्लीमेंट करके देख। जी इंशाल्लाह आपको मंडे को SD के ऊपर सारी और ये जितना ये होगा इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ढेर सारे ठीक मिलेंगे। है, ठीक है, जी ओके जी, ठीक है जी, थैंक फिर आज का सेशन एंड करें। यू जी जी चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।